परेशानी पहले से ही थी क्योंकि मेरी सिस्टर बीमार थी। अब ये शालीमार बाग में मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट किया और 22 तारीख को उसका ऑपरेशन भी हुआ, तो 2 दिन रखा उसको। 24 तारीख को उसकी छुट्टी हुई। जब छुट्टी हुई तो हमने ओला ओला करी थी, तो यहाँ से फ़ोन किया। जब हम बीच रास्ते में आ गए थे तो यहाँ से फ़ोन किया कि माहौल ख़राब है। जब हम वापस जा रहे थे तो ये यमुना के जंगलों में से ओला वाले को शॉर्ट रास्ता पता था, वहाँ से निकल के उसने हमें गावड़ी रोड पुश्ते पे आ गए। जब पुश्ते पे आए तो वहाँ भी भगदड़ मची हुई थी। अब भगदड़ मची हुई थी, हम डरे हुए थे, सहमे हुए थे। मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप बुर्ख़ा उतार दीजिए। उन्होंने बुर्ख़ा उतार दिया। अब जैसे ही हम नीचे थोड़ा सा और चले आगे को, तो एक रबड़ फैक्ट्री चौक पड़ता है, वहाँ मुझे पकड़ा। लोगों ने हमारी गाड़ी रोकी और पूछा कि भाई कौन हो। मैंने अपना नाम कृष्णा बताया और बताया कि भाई पेशेंट हैं, इनको हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा हमें छोड़ दिया। जब हमें छोड़ दिया तो भाई हम उनका सेफली घर पे आ गए थे 4 बजे, और ओला वाले का बड़ा एहसान माने थे, भाई आपकी बदौलत आपने हमें छोड़ दिया, तो भाई आपका एहसान है। और उसके बाद मैं उसको शॉर्ट रास्तों से ले गया। शॉर्ट रास्तों से ले गया। मेन रास्ते बंद थे, वहाँ भीड़ हर जगह उड़दंग मचा रही थी। हम भी डर गए। मैंने कहा यार गलती करी हमने, घर से निकल आए। फिर भी शॉर्ट रास्तों से मैं उसको गोकलपुरी फ्लाईओवर पर छोड़ आया। और जैसे मैं वापस आने लगा, करीब 4 नंबर गली के कोने पे वो भीड़, पुलिस बैरिकेड लगे हुए थे, वो भीड़ वहाँ थी और मुझे उम्मीद थी कि मैं पहुँच जाऊँगा। अब जैसे ही मैं रोड पे जाने लगा तो 6 नंबर गली पड़ती है हमारी गली के सामने ही, हमारी गली से पहले। तो भीड़ ने एकदम मुझ पर अटैक कर दिया। भीड़ ने अटैक कर दिया। मैंने कहा मैं तो लोकल हूँ, आप मुझे सब लोग जानते हो। उन्होंने हेलमेट पहन रखे थे बहुत से लोगों ने, और मुझे मारने लगे, पीटने लगे, नारेबाजी करने लगे, होटिंग करने लगे और बहुत मारा मुझे। मैंने कहा आप तो मुझे जानते हो, मैं तो लोकल हूँ और मेरा नेचर भी जानते हो। किसी ने कुछ नहीं सुना। मैंने कहा मेरा घर भी इस गली में, मंदिर के जस्ट बराबर में, आप उनसे पूछ लो। मेरा घर दिखा। जैसे ही मैं गली के कोने पर आया तो मेरा घर देखने के लिए, मेरे वो घर है। गली में सन्नाटा था। मैंने कहा अच्छा है तो मुल्ला ही। और पीटने लगे बुरी तरीके से, और लोगों के हाथ में तमंचे भी थे, पिस्टल भी थी, लोहे की रॉड भी थी, और होटिंगबाजी करते हुए आ रहे थे, नारेबाजी करते, जय श्री राम, जय श्री राम। और उन्होंने मारा मुझे और धक्का दिया, और धक्का देते ही मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। मुझे ये याद है कि, और ये इसको लेके भी टारगेट कर रहे थे क्योंकि पहले तो हम तुम्हें डिटेंशन सेंटरों में डालना चाहते थे, और अब हम तुम्हें काट के ही डालेंगे और यहाँ से बिल्कुल सफाई करेंगे तुम्हारी। यहाँ सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये मुझे भी जानते हैं और मैं इन्हें भी जानता हूँ। नरेश त्यागी, सुभाष त्यागी, और जी उत्तम त्यागी, सुशील जो जाट हैं, और जी नितिन, और जी आज़ाद, इनके पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं। तो ये हम लोगों को प्रेशराइज़ कर रहे थे कि भाई सत्ता हमारी है तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये ध्यान रखना। जब हम तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं तो तुम्हारे परिवार के साथ इससे भी बुरा कर सकते हैं। हर तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। और उसके बाद भी होली के दिन हमारे घर पर आए और इतना जश्न मनाया इन लोगों ने, इतना जश्न मनाया कि हम बता नहीं सकते। मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ, मार्च को हुआ हूँ। अब तक मुझे कोई एमएलसी नहीं मिला। मेरे पास कोई भी पुलिस वाला नहीं आया और हम तरस गए देखने के लिए। उसके बाद मैं थाने में भी गया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं हेल्प डेस्क पे गया 19 मार्च को हेल्प डेस्क पे गया तो एक एएसआई साहब बैठे थे, उन्होंने मुझसे मतलब काफ़ी मिसबिहेव किया। उसके बाद फिर भी मुझे मेरी एफआईआर का कोई पता नहीं था, ना मेरे पास कोई भी पुलिस वाला नहीं है। उसके बाद करीब अप्रैल में एक लेटर कोई फेंक कर गया मेरे घर पर, तो मैंने उस लेटर को देखा खोल के। तो वो लेटर मैंने स्पीड पोस्ट किया था कभी थाने के लिए, तो उस पर लिखा था रीडर ने लेने से मना कर दिया। स्पीड पोस्ट जो हमारी कंप्लेंट थी, जो हमारे साथ हादसा हुआ था, वो पूरा घटनाक्रम था उसके अंदर। मुझे तो
बड़ी हैरत हुई ये देख के, ये कैसे वापस हो सकता, मतलब इसका मतलब हमारी कोई सुनवाई होनी ही नहीं है। बट लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने तो एक एफआईआर लॉन्च किया है, 64 नंबर एफआईआर। वो तो सर कह रहे हैं कि चार्जशीट भी हमने दाखिल कर दी, वो कह रहे हैं कि चार्जशीट भी दाखिल कर दी। मैंने कहा मेरे बयान के बिना ही आपने चार्जशीट दाखिल कैसे हो सकती है? मान लीजिए अगर ये मेरी एफआईआर बता रहे हैं तो मेरा भी तो बयान होना चाहिए। ये एफआईआर नंबर 64 ये जो है पुलिस ने अपनी तरफ से अपनी जान बचाने के लिए लिखी है, और कोई नहीं है इसका रोल। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम बयान लेने के लिए भी गए थे। जब मुझे होश ही 28 तारीख को आया है तो ये मुझसे बयान कैसे ले सकते थे? और उन्होंने कहा कि बयान देने से मना कर दिया, और अपनी रिटर्न में कंप्लेंट नहीं दी। जब मैं रिटर्न में कंप्लेंट भेज रहा हूँ आप लेने से मना कर रहे हैं, एफआईआर उसकी डाकिए को भी वापस भेज रहे हैं। तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। मैंने इतनी कंप्लेंट भेज दी, उसके बाद भी मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, व्यथा बता रहा हूँ। वो इन पे केस कम करने की वजह से सिर्फ एक ही एफआईआर में उनको इन्वॉल्व करके दिखा रहे हैं, बाकी दूसरों से उनको बचा रहे हैं। और उसके बाद भी मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है, उसके बाद भी मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है। मेरे घर आ गए मुझे देखने के बहाने, और जी बोलने लगे, कहने लगे तुझे पता नहीं है हमारे बारे में, और हम तुझे देखने के नहीं आए, तुझे बताने के लिए आए। ये सब, ये जो भी मैंने जिनके नाम लिए ये सारे थे, और जो कि अभी तो तू बच गया है और अगली बार बचेगा भी नहीं, क्योंकि यहीं भून के जाएंगे। हर तरीके से दबा रहे भाई। मान लीजिए हम विक्टिम हैं, एक तरफ दंगाई हमें गोलियां मार रहे हैं, दूसरी तरफ जहां हमारी गुहार सुनी जाएगी पुलिस प्रशासन द्वारा, वहां हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और तीसरी जो सरकार सत्ता में बैठी है वो प्रेशराइज कर रही है कि इन लोगों के कोई कंप्लेंट आपको नहीं लेनी, ना सुननी। तो ये तीनों तरफ से साफ क्लियर है।